नमस्कार साथियों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एमपी टेट वर्ग 1 का 2018 में पेपर आया था, उसको हल करेंगे। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो एमपी पेट के लिए तो ये बेनिफिट है ही है। इनके अलावा यूजीसी नेट, यूपी पीजीटी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं या समाजशास्त्र की किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक खतरे की घंटी भी हमारे लिए हो सकती है हिंदी मीडियम वालों के लिए, क्योंकि ये पेपर पहले अंग्रेजी में बनाया गया है और इसका हिंदी अनुवाद किया गया है, जिस कारण से इस पेपर के अंदर अनेक त्रुटियां आ गई है। तो आज हम एक एक प्रश्न पे चर्चा करेंगे कि कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछा गया है और आगे ये प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो किस प्रकार से पूछा जाएगा। जैसे कि पहला प्रश्न है कि कपाड़िया ने अपनी पुस्तक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया यानी भारत में विवाह एवं परिवार 1955 में आई थी। इसमें उन्होंने भारतीय परिवार का अध्ययन किस दृष्टिकोण से किया है। तो यहाँ चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है इंडोलॉजिकल और कानूनी दृष्टिकोण, दूसरा है नर्वसीय विज्ञान, तीसरा है अनुभवजन्य दृश्य और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। तो इसमें व्यू बोल सकते हैं, अप्रोच बोल सकते हैं, उपागम बोल सकते हैं, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो देखो, पहला है इंडोलॉजिकल। इंडोलॉजिकल को हिंदी में हम क्या कहते हैं? भारत विद्या शास्त्र। इस उपागम की शुरुआत जीएस घुरिये ने की थी। तो ये उपागम का आधार क्या है कि धर्म ग्रंथों के आधार पर समाज को समझने का प्रयास करना इंडोलॉजिकल कहलाता है। तो ये जो पुस्तक है मैरिज एंड फैमिली, इसमें वो कहते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार विवाह के 3 उद्देश्य होते हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार। तो ये क्या हो जाएगा? इंडोलॉजिकल व्यू हो गया, यानी धर्म ग्रंथों के आधार पर इन्होंने विश्लेषण किया है। और साथ में इन्होंने कानूनी दृष्टिकोण को भी शामिल किया है कि आजकल कौन कौन से कानून बने हुए हैं विवाह से संबंधित और परिवार से संबंधित। तो इसमें कोई डाउट नहीं, आप आसानी से इसको कर सकते थे। कुछ और हैं, जैसे कि एस.सी. दुबे ने अंतर विषयक अंतर अनुशासन पद्धति से अध्ययन किया था, और जो अपना एम.एन. श्रीनिवास का विश्लेषण है वो ज़्यादातर संरचनात्मक प्रकार्यात्मक है, कहीं कहीं वो इंडोलॉजी को शामिल करते हैं। इसी प्रकार से डी.पी. मुखर्जी, ए.आर. देसाई का विश्लेषण है वो क्या है? मार्क्सवादी विश्लेषण है। तो पहला हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट से लिया गया। तो ज़्यादातर जो प्रश्न है वो बेसिक कॉन्सेप्ट से, थिंकर से और सोशल चेंज, इन 3 टॉपिकों से लिए गए हैं। दूसरा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक असहाय मान यानी मनुष्य, मान का कौन समझेगा? मान क्या होता है? मान मतलब मनुष्य, हेल्पलेस ह्यूमन या मानव शिशु धीरे धीरे एक आत्म जागरूक जानकार व्यक्ति बन जाता है। संस्कृति में पैदा हुआ है, उसी तरीके से वो कार्य करना सीख जाता है। तो सीखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समाजीकरण कह लेते हैं, सोशलाइजेशन कहते हैं। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं था, लेकिन हिंदी का इसका जो अनुवाद है वो बहुत अच्छा नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है, ये गतिशीलता से है कि संभावित सत्रीकरण पदानुक्रम में से एक द्वारा एक स्तर से दूसरे पर ऊपर या नीचे की ओर गतिशीलता क्या कहलाती है? आप इस प्रश्न को देखोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका भी। आप इसमें नंबर 1 ऑप्शन देखो और नंबर 4 ऑप्शन देखो, दोनों में क्या दे रखा है? लंबवत गतिशीलता दे रखी है। अब तो अगर 1 भी करोगे तो भी हिंदी के हिसाब से तो सही होगा और 4 करोगे तो भी सही होगा, क्योंकि दोनों में क्या है? सेम ऑप्शन है। लेकिन अंग्रेजी की शब्दावली है उनमें चेंज होता है। तो सामाजिक गतिशीलता 2 प्रकार की होती है, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। तो वर्टिकल में क्या होता है कि एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊपर या नीचे की ओर गतिशीलता होती है। और दूसरा होता है जो पहला है, यहाँ हिंदी अनुवाद होना चाहिए था क्षैतिज गतिशीलता। क्या होना चाहिए था? क्षैतिज गतिशीलता, यानी एक स्तर से दूसरे स्तर में जाते हैं, लेकिन 2 स्तर क्या होते हैं? सेम होते हैं, ऊपर नीचे का क्रम उनमें नहीं होता है। जैसे कि एक कलरक है, उसकी ट्रांसफर होकर कहीं वो कलरक बन जाता है, तो वो क्या है? क्षैतिज गतिशीलता है। लेकिन वो कलरक होकर आगे प्रमोशन चला जाता है, जैसे एक पटवारी है वो गिरदावर बन जाता है, तहसीलदार बन जाता है, एसडीएम बन जाता है, तो वो क्या होगा? लंबवत गतिशीलता होगी,
वर्टिकल मोबिलिटी होगी तो हमें अंग्रेजी की शब्दावली का ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था ना कि हिंदी मीडियम के लिए खतरे की घंटी हो रही है। तो मैं यूज़ तो करता हूँ अंग्रेजी शब्दावली का, लेकिन थोड़ा सा कम होता है। आगे जो मेरे वीडियोज़ आएंगे मैं उनमें पूरा प्रयास करूँगा कि अंग्रेजी की शब्दावली का पूरा प्रयोग करूँ, क्योंकि प्रश्न नंबर 4 भी इसी प्रकार का है। इन संगठनों का प्राथमिक उद्देश्य लोगों के माहौल में बदलाव करके उनके सोचने एवं बर्ताव करने के तरीके में बदलाव करना है। गोफमैन इस प्रक्रिया को पुनः समाजीकरण के रूप में लेते हैं। इन संगठनों ने गोफमैन ने क्या कहा? देखो, पहला ऑप्शन है समग्र संस्थान, दूसरा है समग्र स्थापना, तीसरा है समग्र पूर्ण स्थापना और चौथा है पूर्ण संस्थान। तो चलो दोनों 2 नंबर और 3 नंबर तो नहीं होंगे। संस्थान इन्होंने कौन सी दी थी? संपूर्ण संस्थान की अवधारणा दी थी। कौन सी दी थी? संपूर्ण संस्थान। तो इस हिसाब से तो अपना क्या होना चाहिए, हिंदी अगर शब्द को देखें तो 4 नंबर सही होना चाहिए। और समग्र संस्थान भी लगभग वही होता है, पूर्णता जिसमें होती है उसे ही हम समग्रता कहते हैं। तो यहाँ हिंदी में कोई अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन अंग्रेजी शब्द में है टोटल इंस्टीट्यूशन। तो इन्होंने टोटल इंस्टीट्यूशन की अवधारणा दी थी, पूर्ण संस्था की अवधारणा दी थी, कंप्लीट इंस्टीट्यूशन की अवधारणा नहीं दी। तो अंग्रेजी जिसकी अच्छी है वो इसको इजी से समझ सकता है कि टोटल, इसको बोलते हैं कई बार कुल संस्थान, पूर्ण संस्थान भी अगर हिंदी में कहेंगे तो समग्र संस्थान। तो 1 नंबर इसका सही आंसर होगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुलोम विवाह है? तो हम तो ये इजी से कर सकते हैं। विवाह के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, एक अनुलोम विवाह और एक प्रतिलोम विवाह। अपने समाज में अनुलोम विवाह को आसानी से स्वीकार किया जाता है। अनुलोम विवाह का होता है कि लड़की की शादी है वो अपने से उच्च वर्ग में की जाती है। तो लड़की का जो पिता होता है उसका हमेशा से ये रहता है कि उसकी लड़की की शादी अमीर घर में हो, उससे उच्च घर में हो। वो कभी नहीं चाहेगा कि लड़की है अपने से निम्न घर में जाए। तो ये अनुलोम विवाह होता है, यानी निम्न वर्ग की लड़की उच्च वर्ग के लड़के से शादी करती है। इसके दूसरा होता है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम में क्या होता है कि उच्च वर्ग की महिला होती है, निम्न वर्ग का पुरुष होता है। अगर वो शादी करते हैं तो वो क्या होगा? प्रतिलोम। तो अनुलोम आप ऑप्शन देखोगे तो 4 नंबर ऑप्शन है, ब्राह्मण पुरुष और क्षत्रिय महिला का विवाह है वो अनुलोम विवाह की श्रेणी में आएगा। तो ये तो इजी से हम कर सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार पर उनके कार्य के लिए जाना जाता है? इंडियन फैमिली पे इनमें से किसने कार्य किया? पहला प्रश्न कौन सा था? पहले प्रश्न में बुक का नाम क्या था? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, और साथ में दिया हुआ था KM कपाड़िया। तो उसमें परिवार का जिक्र आ रहा था, तो ये तो हम नकल कर सकते हैं प्रश्न नंबर 1 की, अगर कोई कर सकता है तो KM कपाड़िया इसका सही आंसर होगा। आगे है शहरों के सुदूर क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के स्थानिक अलगाव को निम्न रूप से जाना जाता है। जो मेजॉरिटी के लोग होते हैं जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं तो उनको क्या कहेंगे? निवासी समुदाय नहीं कहेंगे, माइनराइजेशन नहीं कहेंगे, उप शहरीकरण एक अलग अवधारणा है जिस पे हमने कल ही चर्चा की थी, शहरी रंग भेद, अर्बन अपार्टाइट। तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन ऑप्शन यही होगा इसका 4 नंबर की शहरी रंग भेद, यानी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। रंग के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाता है लेकिन उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही है। प्रश्न नंबर 8 है, उन दृष्टिकोण या व्यवहार जो किसी के अपने लिंग के मानदंडों की पुष्टि करते हैं में से किस रूप में जाने जाते हैं? लिंग संवेदीकरण, लिंग उपयुक्त, लिंग पहचान, लिंग प्रणाली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? लिंग उपयुक्त, जेंडर अप्रोसिएट, लिंग उपयुक्त। प्रश्न नंबर 9 है, ये रिसर्च से संबंधित प्रश्न है कि प्रायश्चिकता यानी प्रोबेबिलिटी का जो सिद्धांत है उसमें उपयुक्त होता है। यानी जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो सैम्पलिंग को मुख्य रूप से हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक रैंडम सैम्पलिंग और एक नॉन रैंडम। रैंडम का मतलब होता है कि उसमें जो प्रायश्चिकता है
यानी सभी के जो इकाइयों के चुने जाने के अवसर हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगा इसका सही आंसर। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो इसमें और ज़्यादा डिटेल में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। जाति एवं गांव के अलावा विद्वानों ने भारतीय समाज की 3 सबसे बुनियादी संरचना माना है। यानी भारतीय अगर हम समाज की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो कुछ विशेषताएं यहाँ पर अनोखी है भारतीय समाज की। जाति आधारित समाज है, गाँव को आत्मा के रूप में कहा जाता है कि भारत की आत्मा है वो गाँव में बसती है। और उसके बाद में ऑप्शन आता है संयुक्त परिवार का आता है, किसका आता है, जॉइंट फैमिली भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है। पंचायती या कृषि तो लगभग बाद में थोड़े से विकसित हुए हैं। जाति, गांव और संयुक्त परिवार ये भारत की बेसिक मूल संरचना है। प्रश्न नंबर 11 है कि कौन सा वैश्वीकरण का संकेतक नहीं है। वैश्वीकरण यानी वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त प्रवाह, आगमन बगैर किसी रोक टोक के, अगर सूचनाएं और मानव श्रम या कोई भी चीज़ अगर उनका आवागमन हो रहा है बगैर किसी रोक टोक के, तो वो क्या है, वैश्वीकरण है। तो श्रम एवं मानव शक्ति का मुक्त आगमन होता है, रक्षा प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह। तो देखो जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसका मुक्त प्रवाह नहीं होता है। कोई भी देश अपनी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो दूसरे को नहीं देता है, तो ये वैश्वीकरण में नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है कि पूंजी का मुक्त प्रवाह होता है, निवेश के लिए विदेशी पूंजी का मुक्त निर्वाह होता है। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2, रक्षा प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह वैश्वीकरण का संकेतक नहीं है। आगे है भारतीय संदर्भ में झोंपड़पट्टी की आबादी में वृद्धि क्या कहलाता है। ग्रामीण समृद्धि में वृद्धि होना यानी गांव का विकास होना। तो झोंपड़पट्टी की अगर बात की जा रही है, उनकी आबादी बढ़ रही है, तो ये वृद्धि नहीं है, ये क्या होगा, ये तो गरीबी को दर्शाता है। दूसरा ऑप्शन है शहरी समृद्धि में वृद्धि, नहीं। तीसरा है ग्रामीण गरीबी में वृद्धि और शहरीकरण की प्रक्रिया। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है यहाँ। वो कहते हैं ना स्लम पॉपुलेशन, स्लम का अर्थ होता है कि जो नगरीय क्षेत्रों के आसपास जो झोंपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं उनको, मलिन बस्तियों को स्लम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ अगर शहरी गरीबी में वृद्धि होती तो सबसे उपयुक्त आंसर होता, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया कि ग्रामीण गरीबी में वृद्धि, तो ये भी सही आंसर ही माना जाएगा। क्योंकि बाकी क्या है, क्या कह रहे हैं ऑप्शन कि समृद्धि में वृद्धि होना, समृद्धि में वृद्धि नहीं हो रही है, वो किस में हो रही है, वो गरीबी में वृद्धि हो रही है। आगे है प्रश्न नंबर 13 कि भविष्यवाणी का एक बयान जो सिद्धांत को वास्तविकता से जोड़ने के प्रयास में चर के बीच संबंधों का परीक्षण करने के लिए आधार निर्धारित करता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो ये तो इजी सही है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना, प्राकल्पना या उपकल्पना। यो क्या करता है, किसे कहते हैं परिकल्पना। इसको हम एक लाइन में कहेंगे तो क्या कहेंगे, कार्यवाहक अनुमान, अनुमान लगाना भी ऐसा हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक चरों के बीच में संबंध निर्धारित किया जाता है। जैसे कि भारत में औद्योगिकरण की वृद्धि होती है तो भारत में अमीरी आएगी। तो 2 चीज़ हो गई कि औद्योगिकरण में वृद्धि होना और गरीबी में कमी आना, तो 2 चर हो गए। और ये भविष्यवाणी की जा रही है, तो एक भविष्य के बारे में कोई अनुमान लगाना, एक कार्यवाहक अनुमान लगाते हैं प्राकल्पना के अंदर। तो हम अभी इनको पढ़ने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी को। आगे है प्रश्न नंबर 14, इमाइल दुर्खिम के अनुसार धार्मिक प्रथाओं को सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो धार्मिक प्रथाओं को अच्छी तरह से समझने के लिए क्यों बनती है धार्मिक प्रथाएं, तो मानव के आध्यात्मिक हितों को संतुष्ट करना, सामूहिक जीवन के मौजूदा प्रथाओं के विकल्प को दिखाना, समाज के एकीकरण एवं स्थिरता में योगदान देना और मनुष्य के सांसारिक जीवन की समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करना। तो दुर्खिम एक प्रमुख समाजशास्त्री हैं जिन्होंने सामाजिकता की बात की, सामूहिकता की बात की, सामूहिक प्रतिनिधानों की बात की। अब जब इसको आप हल कर रहे हो ना, तो इस प्रकार से हल करना कि सोच के करना कि आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हो, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट इस वीडियो से मिलने वाला है। तो
और जितने भी पेपर होते हैं तो हमें पहले हमेशा जो पिछला पेपर होता है उसको एक बार देख लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि एक आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 का आंसर होगा 3, समाज के एकीकरण एवं स्थिरता का योगदान करना, क्योंकि इमाइल दुर्खिम की थीम यही है। उन्होंने कोई भी अध्ययन किया हो लेकिन थीम उसकी यही है कि सामाजिकता में वृद्धि करना। आगे है सामाजिक जीवन का एक क्षेत्र जिसे कुछ हद तक सामाजिक समन्वय और समानता द्वारा चिन्हित किया जाता है, उसे कहा जाता है। तो सामाजिक जीवन का एक क्षेत्र, एरिया, यहाँ तो भौगोलिक एरिया की बात की जा रही है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जिसमें लोग सामूहिकता के साथ, तो समुदाय इसका सही आंसर होगा, क्योंकि संघ एक अलग प्रकार की होती है। संघ में कोई जीवन का क्षेत्र नहीं होता है। समाज के अंदर समानता और विषमता दोनों होती है। इनकी अगर विशेषताओं को पढ़ोगे ना आप, तो समाज की विशेषताओं में दोनों चीज़ें आती है। सामाजिक समूह एक अलग प्रकार की अवधारणा है, तो सही आंसर क्या होगा? समुदाय। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी हैं उन पे सब में क्लासेज बना चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं। ये सारे प्रश्न अगर आप वहाँ देखोगे तो आपके हल हो जाएंगे, गलत नहीं होंगे। आगे है कि कौन सा सिद्धांत इस विचार की वकालत करता है कि समाजशास्त्र का अधिकार क्षेत्र रोजमर्रा की जिंदगी की सामान्य भावना है। यानी कौन सा सिद्धांत है जो व्यक्ति के डे टू डे लाइफ यानी एवरीडे की जो लाइफ है उनका अध्ययन करता है। तो व्यवहारिकता, संरचनावाद, विनियम सिद्धांत नहीं करते। परिघटना, फेनोमेनोलॉजी, ये 2 ऐसे हैं, इनमें अंतर करना हमें करना पड़ेगा। लेकिन ये अगर दोनों में से एक आ जाता है, अगर यहाँ पे परिघटना के स्थान पे फेनोमेनोलॉजी की जगह अगर थोड़ा सा एथनोमेथोडोलॉजी होता तो भी चल जाता। तो फेनोमेनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी रोजमर्रा के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। आगे है गुणात्मक डेटा संग्रह की कौन सी तकनीक शोधकर्ता द्वारा लोगों और उनके व्यवहार को उनकी प्राकृतिक सेटिंग, प्रत्यक्ष केंद्रित एवं गैर मौखिक बातचीत के माध्यम से समझने के लिए की जाती है। तो क्या होगा कि कोई ऐसी तकनीक जो लोगों के व्यवहार को प्राकृतिक सेटिंग, तो यहाँ प्राकृतिक पर्यावरण आना चाहिए था। सेटिंग, प्राकृतिक सेटिंग शब्द है वो सेट नहीं बैठ रहा है। तो प्राकृतिक वातावरण के अंदर हम किसी व्यक्ति को बातचीत करके या बगैर बातचीत करके प्रत्यक्ष रूप से अगर समझने का प्रयास करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन करना। क्या कहेंगे? ऑब्जर्वेशन करना। तो ये भी आसान आंसर है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे है भूमिका अपेक्षाओं से जुड़े पुरस्कार एवं सजा को क्या कहा जाता है? तो भूमिका अपेक्षाओं से जुड़े पुरस्कार एवं सजा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रतिबंध, सेक्शंस। इस पे प्रतिबंध में दोनों चीज़ें आती है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक रूप से पुरस्कार दिया जाता है, नकारात्मक रूप से सजा दी जाती है। एक चीज़ थोड़ा सा और नोट करना, जैसे आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उनमें से जो एक जो नंबर 1 ऑप्शन है उसमें अलग से ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेक्शंस। तो कुछ प्रश्न ऐसे थे, क्योंकि अंग्रेजी में प्रश्न बनता है, बाद में इसका हिंदी अनुवाद करता है, लेकिन कई बार उनको सही हिंदी शब्दावली मिलती नहीं है, इसलिए क्या है कि वो ब्रैकेट में देने का प्रयास करते हैं, तो उनके सही होने की संभावना बढ़ जाती है, पर ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो सही ही होगा। आगे है जैसे कि इस प्रश्न में भी आ रहा है कि वास्तविक क्षेत्र के काम शुरू होने से पहले उपयोग की जाने वाली तकनीक का नाम बताइए। भी जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो पहले क्या करते हैं? मार्गदर्शक अध्ययन। तो मार्गदर्शक अध्ययन से तो हम कुछ नहीं समझेंगे, इसलिए इन्होंने ब्रैकेट में क्या दिया? पायलट स्टडी। क्या बोलते हैं? पायलट स्टडी। तो पायलट स्टडी होता है कि पहले किसी काम को शुरू किया जाता है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे देखा जाता है, और फिर उससे हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या कमियां और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा पायलट स्टडी। मार्गदर्शक अध्ययन थोड़ा सा उलझाने वाला आंसर होगा। आगे है कि कौन सा सामाजिक संस्थान का एक उपयुक्त उदाहरण है? सामाजिक संस्थान तो यानी सामाजिक संस्था, सोशल इंस्टीट्यूशन। तो राजनीतिक दल क्या है? समिति है।
व्यापार क्या संघ क्या है? समिति है। ऑफिस क्या है? समिति है। बाजार एक सामाजिक संस्था है। तो सामाजिक संस्थाएं और समिति वाला मैंने अभी करवाया था 1 तारीख को, तो उसमें आप भी बिल्कुल इनमें इजी से कर सकते हो। ये कक्षा 12 की एनसीईआरटी से लिया गया आंसर है। आगे है प्रश्न नंबर 21। ग्रामीण भारत के किस सामाजिक आंदोलन को पुराने सामाजिक आंदोलन का उदाहरण माना जा सकता है? किसको माना जा सकता है? कृषक आंदोलन को, नस्ली आंदोलन को, क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन को, पर्यावरणवादी आंदोलन को। ये भी कक्षा 12 की एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है। जो सेकंड पार्ट है उसका जो चौथा अध्याय है उसमें सामाजिक आंदोलन पे चर्चा की गई है। तो उन्होंने 2 प्रकार के आंदोलन बताए थे, पुराने आंदोलन और नए आंदोलन। तो नक्सली आंदोलन, क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन, पर्यावरणवादी आंदोलन, ये क्या है? नए आंदोलन के उदाहरण हैं। और कृषक आंदोलन है वो पुराने तरीके का आंदोलन माना गया है। नए प्रकार के आंदोलन में कौन से होंगे? मानवाधिकारवादी जो आंदोलन है, महिला आंदोलन है, ये सब किनके होंगे? ये नए आंदोलन की श्रेणी में आएंगे। उसमें ये होता है कि जो पुराने आंदोलन है वो किसी एक विशेष वर्ग पर आधारित होते हैं, और जो नए आंदोलन है वो किसी एक पर्टिकुलर पर नहीं आकर पूरे के पूरे समाज पर लागू होते हैं। तो जैसे कि मानवाधिकार आंदोलन है तो वो पूरे समाज की बात कर रहे होते हैं, वो किसी एक वर्ग की बात नहीं कर रहे होते हैं। तो पुराने आंदोलन और नए किसान आंदोलन में आपको अंतर समझना पड़ेगा। इसके लिए आप कक्षा 12 की एनसीईआरटी उठाइए। अगर आपके पास नहीं है तो मेरे पास एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ पे आपको कक्षा 11 एवं 12 की एनसीईआरटी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघर्ष परिप्रेक्ष्य यानी कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का प्रवर्तक नहीं है? शक्ति, संसाधन एवं शक्ति के लिए संघर्ष करता हुआ समाज को उन हिस्सों की जटिल प्रणाली के रूप में देखा जाता है जो विभिन्न आवश्यक कार्यों के लिए बातचीत करते हैं। देखो, संघर्ष परिप्रेक्ष्य क्या कहता है कि समाज के अंदर हमेशा संघर्ष होता है। क्या होता है? संघर्ष होता है। और इसका विपरीत क्या है? इसका विपरीत परिप्रेक्ष्य कौन सा है? पर्सपेक्टिव कौन सा है? संरचनात्मक। कौन सा है? संरचनात्मक प्रकार्यात्मक। वो क्या कहता है कि समाज के अंदर संघर्ष तो होता ही नहीं है, हमेशा क्या होता है कि लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो इसमें देखेंगे तो एक ऑप्शन 1 में संघर्ष है, ऑप्शन 3 में संघर्ष की बात की जा रही है, और 4 में भी कहीं ना कहीं, क्योंकि संघर्ष में क्या होता है? हिंसक भावना की बात होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित कौन सी जाति व्यवस्था की विशेषता है? तो जाति की 6 विशेषताएं जीएस घुरिया ने बताई थी, जिस पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ। तो उनमें से कौन सी विशेषता जाति की नहीं है? तो देखो, एक विवाह, मलिन, शुद्धता एवं मलिनता की बात आती है, अनुष्ठान, पराक्रम एवं उत्तरदायी व्यवसाय, इनकी चर्चा की जा रही है। प्रश्न नंबर 2 में है गोत्रता, विवाह, शुद्धता एवं मलिनता, अनुष्ठान पदानुक्रम द्वारा हासिल व्यवसाय। तीसरा है गोत्रता, विवाह, शुद्ध एवं मलिनता, अनुष्ठान पदानुक्रम व्यवसाय, उत्तरदायी व्यवसाय। और ऑप्शन नंबर 4 है, क्या है कि सहगोत्रता, शुद्धता एवं मलिनता, अनुष्ठान पदानुक्रम एवं उत्तरदायी व्यवसाय। तो ये जो है प्रश्न, इसमें ये था कि जाति की कौन सी विशेषता नहीं है। तो फिर इसका सही आंसर होता नंबर 4, सहगोत्रता विवाह, यानी जाति के अंदर सहगोत्रता विवाह है वो नहीं होता है। क्या होता है? विगोत्र विवाह होता है, दूसरी जाति के अंदर विवाह होता है। लेकिन जब अंग्रेजी शब्दावली को पढ़ेंगे तब हमें सही पता चलेगा। एंडोगेमी, प्योरिटी एंड पोल्यूशन, और रिचुअल हायरार्की एंड
एस्क्राइब्स ऑक्यूपेशन। तो ये चौथा आंसर है इसका सही होगा। आगे है उग्र सुधारवादी समाजशास्त्र ने निम्नलिखित सामाजिक विचारों में से कौन का समर्थन करने की मांग की है। तो उग्र सुधारवादी, तो ये किसकी बात है, ये मार्क्सियन की बात है। प्रकार्यात्मक, प्रत्यक्षवादी, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद नहीं करते। उग्र का मतलब इसको बोलते हैं आमूल चूल परिवर्तनवादी। तो मार्क्सवादी क्या कहते हैं कि तुरंत समाधान होना चाहिए। भारत के अंदर अभी नक्सलवाद फैल रहा है, वो किससे प्रेरित है, मार्क्सवाद से है। मार्क्सवाद क्या कहता है कि जो अमीर लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनकी संपत्ति को एक दिन में हड़प लो और तुरंत उनको गरीबों में बांट दो। तो ये क्या है, उग्र सुधारवादी है। तो मार्क्सियन इसका सही आंसर होगा। आगे है प्रश्न नंबर 25 कि डेटा की विश्वसनीयता क्या तात्पर्य होता है। डेटा की विश्वसनीयता, देखो रिसर्च के अंदर दो चीज़ें होती है, एक विश्वसनीयता और एक वैधता। विश्वसनीयता एवं वैधता। तो विश्वसनीयता का अर्थ होता है कि कितनी भी बार किसी चीज़ का अध्ययन किया जाए, उसमें जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, एक जैसा ही आना चाहिए। परिणाम है वो एक जैसा आना चाहिए। अगर कोई हम किसी को एक मैथ का प्रश्न करने के लिए देते हैं और अगर वो सारे के सारे आंसर सेम लाएंगे तो वो क्या है, सही माना जाएगा। लेकिन कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, तो जो जिस टेक्निक से वो प्रश्न हल कर रहे हैं वो टेक्निक क्या है, विश्वसनीय नहीं है। तो वैधता का अर्थ होता है कि सही सही परिणाम, और विश्वसनीयता का अर्थ होता है कि एक ही परिणाम बार बार उत्पन्न होता है। आगे है आंद्रे बेटिले अध्ययन जाति वर्ग एवं शक्ति, कास्ट क्लास एंड पावर से ग्रामीण सत्रीकरण का अध्ययन किया। तो ये किसका उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये मैंने आंद्रे बितेई पे एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने कहा है कि आंद्रे बितेई को भारत का क्या कहा जाता है, आंद्रे बितेई को भारत का क्या कहा जाता है, मैक्स वेबर कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने जो मैक्स वेबर है, वेबेरियन मॉडल है, उसको अपनाया है। मैक्स वेबर भी इन्हीं की बात करते हैं और आंद्रे बितेई भी इन तीनों की बात करते हैं, कास्ट क्लास एंड पावर की। तो ये वेबेरियन मॉडल है। आगे है उन समाजशास्त्री का नाम बताएं जो समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र अध्ययन विषय के रूप में स्थापित करने का साधन था। कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खिम, पार्सन्स और सी राइट मिल्स। तो देखो स्वतंत्र विषय की शुरुआत किसने की थी, ऑगस्ट काम्टे ने की थी। लेकिन एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का साधन, तो कौन सा साधन बताया था इमानुएल दुर्खिम ने, बताया था सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट। तो ये इमानुएल दुर्खिम की बात यहाँ पे की जा रही है। आगे है संज्ञात्मक संबंध, काइनेटिक किनशिप प्रणाली है। तो किसी को किसी के साथ जोड़ना, तो ये है द्विपक्षीय, क्या है, द्विपक्षीय किनशिप है। तो इसमें भी मेरा क्लास बनी हुई है, इसमें आप जाके देख सकते हैं इनको। अब ये होता है कि हम जब हिंदी में पढ़ रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें हमें शब्दों में अजीब लगती है, लेकिन अगर हम उनको गहराई से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी हद तक हम सही आंसर खोज लेंगे। आगे है कि किस शोध प्रारूप में, रूपरेखा में, यानी रिसर्च डिज़ाइन में परिकल्पना की आवश्यकता नहीं होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो अन्वेषण है, जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन है, उसके अंदर परिकल्पना की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी निदानिक, वर्णनात्मक, एक्सपेरिमेंटल, इनमें क्या होता है, पहले हाइपोथेसिस की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी मैं कई बार करवा चुका हूँ और इनको मैं दोबारा स्टार्ट करवाने वाला हूँ अभी। आगे है प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किस अवधारणा में एम एन श्रीनिवास ने जाति गतिशीलता को सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में समझाया है। तो हमको पता ही है, ये तो संस्कृतिकरण है। तो बार बार यही आता है कि जाति गतिशीलता और ये संस्कृतिकरण क्या है, एक सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रक्रिया के रूप में इन्होंने समझाया है। इन्होंने धर्मनिरपेक्षता की बात की है, उन्होंने पश्चिमीकरण की अवधारणा भी एम एन श्रीनिवास ने दी है, लेकिन वो जाति से संबंधित नहीं है। संस्कृतिकरण जाति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 31, व्यवहारिक ज्ञान से समाजशास्त्र किस प्रकार से भिन्न है। व्यवहारिक यानी कॉमन सेंस,
जो एक आम आदमी का जो नॉलेज है और एक समाजशास्त्री का नॉलेज है, उनमें अंतर किस चीज़ को लेकर है? तो उनमें अंतर, प्रश्न नंबर 1 है कि ज्ञान के निर्माण में विविध संदर्भों का पर विचार किया जाता है। दूसरा है यह अभिन्नत है यानी पहले से ही बेस्ड है। ये व्यक्तिनिष्ठ है यानी सब्जेक्टिविटी इसके अंदर है, व्यक्ति अपने हिसाब से ज्ञान को दे सकता है। सामाजिक शोधकर्ता के निजी अनुभव को प्राथमिकता दी जाती है, तो निजी शोध को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। इसमें हो गया कि जो समाजशास्त्री है वो ज्ञान के निर्माण में विविध संदर्भों पर विचार करता है, ना कि केवल अपने व्यक्तिनिष्ठ या अपने निजी अनुभवों को उपयोग में लेता है। आगे है उत्पादन के एशियाई मोड यानी एशियाई उत्पादन की प्रणाली को भारत में किसने वर्गीकृत किया? तो एशियाई उत्पादन प्रणाली है वो अवधारणा किनकी है? कार्ल मार्क्स की है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो राज्य द्वारा निर्देशित व्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था होती है, उसको उन्होंने एशियाई मोड नाम दिया है। क्या नाम दिया है? एशियाई उत्पादन प्रणाली नाम दिया है। आगे है ए फिलोसफी फॉर नेफा। ए फिलोसफी फॉर नेफा ये किसने लिखी? तो ये वेरियल एल्विन की है। इनको हमें पढ़ना पड़ेगा। एल्विन के 2-3 सिद्धांत और भी है, एक राष्ट्रीय उपवन की नीति है, एक पुस्तक है इनकी, तो इन पे हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो एक वीडियोज़ हम इस पे बनाएंगे। आगे है किसने तर्क दिया कि पद्धतिगम सामाजिक तथ्यों को चीज़ों की तरह माना जाता है? तो आप इसको इजी से कर सकते हैं। जैसे ही सामाजिक तथ्यों की बात आती है, सोशल फैक्ट की बात आती है, तो ये इमाइल दुर्खिम की अवधारणा, और वो कहते हैं कि जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से समाजशास्त्र है वो सामाजिक तथ्यों को वस्तु की तरह, चीज़ों की तरह उनके साथ ट्रीट करता है। तो इमाइल दुर्खिम है। तो ये तो इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे है किसका मत है कि जाति व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता क्षेत्रीय राजा ब्राह्मण पुजारी की अधीनता है? तो क्षेत्रीय राजा होता है, लेकिन वो किसके अधीन होता है? ब्राह्मण पुजारी के अधीन होता है। तो ये किसने कहा? तो ये किसने कहा है? ये कहा है ड्यूमार्ट ने। किसने कहा? ड्यूमार्ट ने कहा। ड्यूमार्ट ने जो धार्मिकता को प्रमुख आधार मानते हुए, पवित्रता और अपवित्रता को आधार मानते हुए ब्राह्मणों को सर्वोच्च माना था और क्षत्रिय उनके अधीन कार्य करते हैं, तो लुईस ड्यूमार्ट ने ऐसा कहा था। आगे है विसंस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तावित की थी? तो ये किसने की थी? देखो इसमें एक है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? एम एन श्रीनिवास ने दी। और विसंस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? डी एन मजूमदार ने दी। किसने दी? डी एन मजूमदार ने दी, लेकिन साथ में एम एन श्रीनिवास ने भी इसका प्रयोग किया है, लेकिन ऑप्शन में एम एन श्रीनिवास नहीं है, तो हमारे लिए आंसर देना कोई मुश्किल नहीं है। हो सकता है आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन अगर आप इसको हल करते हो तो आपको ये बहुत आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। आगे है पुस्तक एनहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ये बी आर अम्बेडकर की पुस्तक है। तो कास्ट से संबंधित जितने भी बुक्स हैं उनको आप पढ़ लीजिए। जी.एस. गुरिये ने भी, एम के गांधी ने भी, ए.आर. देसाई ने, सब ने जाति पे पुस्तकें लिखी है। जी.एस. गुरिये की कौन सी है? कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक है। और एनहिलेशन ऑफ कास्ट बी आर अम्बेडकर की पुस्तक है। तो मैंने चलो बार बार मैं क्या बताऊं, आपको एक साथ ही बता दूंगा कि इनके जो PDF है आपको कहाँ मिलेगी। आगे है किसने कहा कि इतिहास वर्गों का इतिहास और उनका संघर्ष है? किसने कहा कि प्रत्येक इतिहास वर्गों का इतिहास और उनका क्या है? उनका वर्गों का इतिहास और उनका संघर्ष है। तो ऐसा किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा, क्योंकि कार्ल मार्क्स ही क्या कहते हैं? संघर्ष की बात करते हैं। वो क्या कहते हैं कि आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये लाइन तो बहुत देखी होगी आपने कि आज तक का इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। एक बात वो और कहते हैं कि धर्म है वो अफीम की तरह होता है। और वो क्या कहते हैं कि दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ,
तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। खोने के लिए तुम्हारे पास क्या है? पैरों की बेड़ियां हैं। तो ये 3-4 कथन हैं कार्ल मार्क्स के, और आज तक का इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो कार्ल मार्क्स इसका सही आंसर होगा। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? तो भारत में अब तक 2 पिछड़ा वर्ग आयोग बने हैं। एक बना था काका कालेलकर 1953 के अंदर, 1953 में बना हुआ है, और दूसरा था बीपी मंडल। तो ये क्या पूछ रहे हैं? प्रथम के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम के तो काका कालेलकर थे, और सेकंड के कौन थे? बीपी मंडल। आगे है, जहाँ जितनी जातियाँ होगी उतना ही पुरोहिताधिप्य चलन की संभावना होगी। ये किसने कहा है? तो ये दीपांकर गुप्ता ने कहा है कि जितनी जातियाँ होगी उतना ही पुरोहितपन उतना ही ज़्यादा होगा। आगे है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक बदलाव को संदर्भित अपने अध्ययनों से छोटी एवं बड़ी परंपराओं की अवधारणात्मक रूपरेखा को शामिल किया है? तो हम 4-5 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण। तो ये जो रेडफील्ड की अवधारणा है, वृहद परंपरा और लघु परंपरा, यानी छोटी परंपरा और बड़ी परंपरा, तो इनका भारतीय संदर्भ में विश्लेषण किसने किया है? मिल्टन, सिंगर और मैकिम मेरियट ने किया है। किसने सामाजिक विकास के सिद्धांत को पहले प्रतिपादित किया? सामाजिक विकास, एक होता है विकास, नेचुरल इवोल्यूशन, तो वो तो दिया था डार्विन ने, और डार्विन के सिद्धांत को समाजशास्त्र पे लागू किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, और इनको कहते हैं द थियरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर है, इजी से हम कर सकते हैं। आगे है, आदर्श प्रकार का अनुसंधान कार्य किसने किया? अब देखो थोड़ा सा हिंदी में उल्टा पुल्टा कर देते हैं। आदर्श प्रकार का अनुसंधान कार्य किसने किया? आइडियल टाइप्स। आइडियल टाइप्स किसने बताए थे? मैक्स वेबर ने दी थी। आदर्श अवधारणा किसने दी थी? मैक्स वेबर ने दी थी। तो सही आंसर मैक्स वेबर ही होगा। किसने संस्कृति को एक वह जटिल संपूर्णता जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, परंपरा, समाज के सदस्य के रूप में ग्रहणित करने की क्षमताएं और आदतों को शामिल किया जाता है? तो ये संस्कृति की सबसे विस्तृत और पहली परिभाषा है जो किसने दी? टाइलर ने दी। किसने दी? टाइलर ने दी। कहाँ है टाइलर इसमें? हाँ, 4 नंबर पे टाइलर है। आगे है द एंड ऑफ हिस्ट्री के अंदर, वो टाइलर भी थे, सॉरी। आगे है 45 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत के किसान आंदोलन के अध्ययन के लिए जाना जाता है? तो आंद्रे बेतई, सतीश पांडे, दीपांकर गुप्ता, डीएन धनागरे। तो डीएन धनागरे है वो किसान आंदोलन के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। किसने कश्मीरी पंडितों के सामाजिक जीवन के अध्ययन के लिए अध्ययन किया? तो देखो एक मजूमदार थे और एक मदान थे, इन दोनों ने मिलकर जो कश्मीरी पंडित थे उनके अध्ययन किया था। और टी.एन. मदान की एक अलग से पुस्तक है, अब पुस्तक का नाम तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उस पुस्तक के नाम के अंदर लास्ट में क्या है? कश्मीरी पंडित है। क्या है? कश्मीरी पंडितों का अध्ययन है, वो टी.एन. मदान के द्वारा किया गया है। आगे है, किसने पहली बार अपने सिद्धांत के आधार पर सामाजिक कार्रवाई पर जोर दिया? अब देखो हिंदी अनुवाद फिर यहाँ पे गड़बड़ है। सामाजिक कार्रवाई, कार्रवाई का मतलब क्या है? क्रिया। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया? मैक्स वेबर ने दिया। हम इजी से इसको कर सकते हैं। अगर आप इसको अंग्रेजी का अनुवाद देखोगे ना तो क्या होगा? द हु अमोंग द फॉलोइंग डिड एम्फेसिस सोशल एक्शन। तो सोशल एक्शन को हम जानते हैं कि मैक्स वेबर की अवधारणा है। सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए थे और मैक्स वेबर ने यह परिभाषा दी थी कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है और उसमें जो व्यक्तिनिष्ठ अर्थ होता है जिसको उन्होंने क्या कहा था? समझ कहा था, बोध कहा था। और जर्मनी भाषा में उनके लिए वो एक वर्स्टेहन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इजी से समझ जाएंगे मैक्स वेबर है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ क्या कर दिया? सामाजिक कार्रवाई। तो कार्रवाई की जगह आपको क्या पढ़ना है? क्रिया। अगर क्रिया देते तो इजी में हो जाता, और अंग्रेजी में तो दिया ही है सोशल एक्शन। तो हिंदी में ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं ये लोग, ये पेपर बनाने वाले हैं, वो शायद कॉन्वेंट स्कूल के अंदर बड़े बड़े स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले हैं, उनको ये पेपर बनाने का काम सौंपा जाता है। तो इससे क्या होता है कि अपने जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों को दिक्कत
आती है, लेकिन कोई चारा नहीं है, धीरे धीरे हमें भी अंग्रेजी शब्दावली है वो सीखनी पड़ेगी। मैंने तो शुरुआत कर दी है, आपको भी करनी पड़ेगी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक स्त्रीकरण के अध्ययन में पदानुक्रम और अंतर की अवधारणाओं का उपयोग किया जाता है? किस सामाजिक स्त्रीकरण के अध्ययन में पदानुक्रम और अंतर है वो किया जाता है? दीपांकर गुप्ता, योगेंद्र सिंह, अभिजीत पाठक, टीके ओमन। हायरकरी और डिफरेंट में अंतर है वो किसने किया? दीपांकर गुप्ता ने किया है। आगे है, ग्रामीण समुदाय को एक छोटे समुदाय के रूप में किसने कहा? लिटिल कम्युनिटी। तो लिटिल कम्युनिटी यानी लघु समुदाय, तो ये तो हमने कल परसों ही पढ़ा है। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो इनमें से काफ़ी पर्सन आपको वहाँ मात्र 4-5 की क्लासों में ही मिल जाएंगे। तो लघु समुदाय तो रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा है। आगे है, भारतीय गांव को समाज की न्यूनतम ध्वंस्य संस्था के रूप में वर्णित किया है। यहाँ पर फिर गड़बड़ कर दी इन्होंने। क्या कर दी? फिर गड़बड़ कर दी है। तो भारतीय गांव को भारतीय समाज की न्यूनतम ध्वंस्य संस्था के रूप में वर्णित किया है। तो ये किसने कहा है? ये सर हेनरी मेने ने किया है। किसने किया? सर हेनरी मेन ने ये कहा है। आगे है, किसने तर्क दिया कि द्रविड़ निग्रो नस्ल की शाखा है? तो देखो, ये प्रजातीय जो अध्ययन है, प्रजातियों को अलग अलग भागों में बांटा है। कुछ ने इसके 3 बताए, किसी ने 4 बताए। तो इनमें से अगर हम बात करें, हेडन ने और रिजले ने प्रजातीय की बात की है, तो यहाँ पे सही होगा हर्बर्ट रिजले आंसर। सही आंसर क्या होगा? हर्बर्ट रिजले। सॉरी, यहाँ ये है सर विलियम क्रुक। सर विलियम क्रुक, मैंने इनके बारे में नहीं पढ़ा। मैंने सोचा ये रिजले ही होगा, लेकिन ये विलियम क्रुक है। तो हम प्रजातीय अध्ययन पढ़ेंगे तब इसके अंदर ये थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। आगे है, प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि एक मानव विज्ञानी यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ग्रामीण अध्ययन में के प्रति प्रेम आदिवासी अध्ययन में उनकी रुचि का स्वाभाविक विस्तार है? तो ये डीएम मजूमदार ने कहा है। डीएम मजूमदार एक प्रमुख एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं भारत के, जिन्होंने ग्रामीण और आदिवासी समाजों के अध्ययन में गहरी रुचि दर्शाई है। आगे है, किसने भारत के परिवार के अध्ययन में परिवार एवं घर के बीच अंतर स्पष्ट करने की आवश्यकता की अनुशंसा की है? यानी हाउस होल्ड एंड फैमिली में अंतर किया है। तो ये अंतर किया है एएम शाह ने। किसने किया? एएम शाह ने। वो क्या कहते हैं कि परिवार के जो आजकल के परिवार हैं वो क्या है? संरचनात्मक रूप से क्या है? एकांकी है। यानी अगर 4 भाई हैं तो कोई बाहर नौकरी करने के लिए गया है, कोई व्यापार करने के लिए कहा गया है, तो वो क्या है कि अलग अलग घरों में रहते हैं, अलग अलग घरों में रहते हैं, उनके हाउस होल्ड अलग अलग हैं, लेकिन वो क्या है? संरचनात्मक रूप से एकांकी है। सांस्कृतिक रूप से क्या है? वो एकांकी है। यानी जब ब्याह शादी होती है तो सारे के सारे इकट्ठे होते हैं, तो उसके उन्होंने परिवार कहा है। तो ये एएम शाह की है। आगे है, किसने औद्योगिक आधुनिकीकरण की शर्तों के तहत भारत में संयुक्त परिवार की गिरावट की रूढ़िबद्ध धारणा की कठोर आलोचना की है? तो इसका आंसर भी क्या है? एएम शाह। मैंने अभी आपको क्या कहा कि उन्होंने क्या कहा कि आज का जो परिवार है वो क्या है? संरचनात्मक रूप से एकांकी है, लेकिन फिर भी वो क्रियात्मक रूप से संयुक्त है, तो उसको संयुक्त परिवार ही कहा है। और क्या है, लोग क्या कहते हैं कि औद्योगिकरण की वजह से, आधुनिकीकरण की वजह से परिवार है वो एकांकी हो गए हैं, लेकिन इसकी आलोचना करते हैं एएम शाह की नहीं, परिवार तो संयुक्त ही है लेकिन उनके घर अलग अलग हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा एएम शाह का देखने का जो नज़रिया है वो थोड़ा सा अलग है। निम्नलिखित में से किसने अवलोकन किया कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में समाजशास्त्र के अग्रदूतों की मुख्य चिंता भारतीय समाजशास्त्र का भारतीयकरण, व्यवसायीकरण नहीं होना था? किसने ये कहा कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में
कि समाजशास्त्र को एक समाजशास्त्र के रूप में देखा गया, उनके भारतीयकरण या भारत में उन समाजशास्त्र का व्यवसायीकरण करने का प्रयास है वो नहीं किया गया। तो ये किसने कहा? ये टी.के. ओमेन ने कहा। किसने कहा? टी.के. ओमेन ने ऐसा कहा है। सामाजिक परिवर्तन एवं विकास की प्रक्रियाओं की जांच के लिए निम्नलिखित में से किसने एंजल्स के सहयोग किया? देखो ये प्रश्न थोड़ा सा और तरीके से हो सकता था। मार्क्स के सहयोगी थे फ्रेडरिक एंजल्स। तो मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर सामाजिक परिवर्तन को समझने का प्रयास है वो किया है। आगे है, किसने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थन किया है? तो सामाजिक परिवर्तन के मुख्य रूप से 3 सिद्धांत है। एक उद्विकासीय सिद्धांत, एक चक्रीय सिद्धांत और तीसरा उतार चढ़ाव का सिद्धांत। तो आरफर्थ, सेरोकिन, दुर्खिम, पार्सन्स, इनमें से किसने चक्रीय सिद्धांत का समर्थन किया है? तो इसमें सेरोकिन का नाम आएगा। सेरोकिन ने वैसे उतार चढ़ाव का सिद्धांत भी दिया था, लेकिन कई बार इसको चक्रीय सिद्धांत के रूप में भी दर्शाया जाता है। तो दुर्खिम, पार्सन्स और फर्थ है, ये क्या है? उद्विकासीय सिद्धांत को मानने वाले हैं। तो ये मैंने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत पे 3 क्लासें बनाई है। और सामाजिक सोशल चेंज की जो थ्योरी है, आप अगर उन 3 क्लासों को देखते हो तो मैं 100% दावा करता हूँ कि आपका प्रश्न कोई गलत नहीं होगा। आगे है, किसने कहा कि धार्मिक अनुष्ठानों का कार्य समाज की नैतिक श्रेष्ठता को अपने व्यक्तिगत सदस्यों पर पुष्टि करना है? तो देखो, धार्मिक अनुष्ठानों का कार्य समाज की नैतिक श्रेष्ठता को अपने व्यक्तिगत सदस्यों पर पुष्टि करना है। तो ये इमाइल दुर्खिम की बातें हैं। वो धर्म की तो बात करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? इन्होंने धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया है। क्या दिया है? धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया है इमाइल दुर्खिम ने। तो ये लाइन उसी को दर्शाती है। बस इतना है कि जो हिंदी अनुवाद किए गए हैं उसमें इन्होंने बहुत ही क्लिष्ट टाइप की लैंग्वेज लिख रखी है। तो इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, और ये तब होगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको पढ़ेंगे। इनकी थीम को पकड़ना पड़ेगा। अगर आपको कोई प्रश्न हल करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक विचारक की एक थीम होती है, उस थीम को पकड़ना पड़ेगा। जैसे कि मैं बात करूं हर्बर्ट स्पेंसर की। हर्बर्ट स्पेंसर की थीम क्या है? वो सामाजिक उद्विकास की चर्चा करते हैं, वो सामाजिक वर्ण की चर्चा करते हैं, वो सामाजिक चयन की बात करते हैं। वो जिस प्रकार से डार्विन ने जो उद्विकासीय सिद्धांत दिया था जीवों पे, उसी सिद्धांत को वो लागू करते हैं समाजशास्त्र पे। और इमाइल दुर्खिम की थीम क्या होगी? सामूहिकता, सामूहिक प्रतिनिधान, सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य, टोटमवाद, ये सब में सामूहिकता का भाव है वो है। प्रश्न नंबर 59 है, रिक्तस्थान को सामाजिक समस्याओं के अधिनिर्धारण में अति महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आधुनिकता, वैश्वीकरण, विकास और क्या है? पश्चिमीकरण। तो के निर्धारण में आधुनिकता को सामाजिक समस्याओं के अभिनिर्धारित में अति महत्वपूर्ण माना जाता है। वैश्वीकरण को, विकास को, पश्चिमीकरण को। देखो इसमें तो अंतर करना बड़ा मुश्किल है। आधुनिकता को सामाजिक समस्याओं के अभिनिर्धारित में अति महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसका सही आंसर एक ही है, आधुनिकता। आगे है, एसी दुबे द्वारा पहचाने जाने के बाद निम्न में से कौन सा एक कारक नहीं था कि जो समीरपेट के ग्रामीण समुदाय में स्थिति विभेदीकरण में योगदान देता है? यानी जो श्रम विभाजन है या व्यक्ति की जो परिस्थिति है, उसके निर्धारण में कौन सा कारक है वो महत्वपूर्ण नहीं है? तो आयु होता है। जिनकी आयु होती है उनकी सामाजिक समुदाय में स्थिति है वो उच्च होती है। भूस्वामी की तो होगी, धर्म के आधार पे भी होगी, जाति के आधार पे भी होगी। लेकिन घरेलू आकार के आधार पर हम नहीं कह सकते कि किसी का परिवार, अगर किसी निम्न जाति के व्यक्ति का परिवार बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उच्च स्थान पे हो जाएगा। तो घरेलू आकार इसका कोई निर्धारण तरीका नहीं है। 61 नंबर प्रश्न है कि विवाह के ब्रह्म
रूप में संस्कारों की अंतिम श्रृंखला है। विवाह है वो किस संस्कार के बाद पूरा माना जाता है? तो सप्तपदी के बाद विवाह है वो पूर्ण समझा जाता है। जिस प्रक्रिया से धार्मिक सोच, अभ्यास एवं संस्था सामाजिक महत्व खो देते हैं उन्हें जाना जाता है। क्या जाना जाता है? धर्मनिरपेक्षता जाना जाता है। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है? सेक्युलरिज्म क्या होता है कि धीरे धीरे धर्म के स्थान पे तर्क महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? धर्म के स्थान पर तर्क महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 63। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विचार एवं धारणाएं स्वयं का हिस्सा बन जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विचार यानी स्वयं का हिस्सा बन जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आंतरिकता। क्या कहते हैं? आंतरिकता कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक संस्कृति प्रभावशाली संस्कृति में विलीन हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सम्मिलन, यानी पूर्ण रूप से मिलन हो गया है उनका, सम्मिलन। आगे है समाज में सत्रों की संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सामाजिक सत्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? सामाजिक सत्रीकरण है कहलाता है। आगे है ग्राम एवं नगर के संबंध में मानव वस्तुओं का वितरण निर्मित करता है। तो क्या करता है? निर्मित। गांव और शहर अगर इनको एक दूसरे में ना देखेंगे तो इनको क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे निरंतरता, कंटिन्यूम। एक निरंतरता है, पहले गांव बसते हैं फिर नगर बसते हैं, तो इस प्रकार से एक निरंतरता होती है। आगे है परिप्रेक्ष्य कि सामाजिक दुनिया एक मानव निर्माण है, इसके अनंत संभावित क्या है? अर्थ उसके साथ निकटता से जुड़े हुए होते हैं। तो ये वही बात आ गई थी, मैंने पहले भी बताया था आपको। इसका सही आंसर क्या होगा? फेनोमेनोलॉजिकल। क्या होगा? फेनोमेनोलॉजिकल, जो एक ह्यूमन बॉडी या कंस्ट्रक्शन का निर्माण करते हैं। और ये अवधारणा दी थी पहले, फेनोमेनोलॉजी तो हेराल्ड ने दी थी, हर्शल ने दी थी, और उसको समाजशास्त्र पे लागू किया था सूज ने। तो ये सूज का कथन है। आगे है मिताक्षरा एवं दाय भाग क्या है? तो मिताक्षरा और दाय भाग भारत में उत्तराधिकार से संबंधित हिंदू जो पितृसत्तात्मक समाज है उनको नियंत्रित करने के लिए कानून के दो मुख्य संप्रदाय हैं, दो मुख्य प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 69। हम, राज्य, क्षेत्र और हम की भावना या सामाजिक संस्कृति निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? आंसर क्या है कि राज्य क्षेत्र, टेरिटरी, यानी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जिसमें हम की भावना पाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम समुदाय कहते हैं। संघ, समाज और संस्था में एक निश्चित क्षेत्र नहीं होता है, ये इनमें अंतर है। गिडिन्स का संरचनात्मक सिद्धांत निम्न में से किसकी अभिव्यक्ति करता है? गिडिन्स का जो सिद्धांत है वो किसकी है? वो माइक्रो लेवल है, मैक्रो लेवल है, संरचनावादी है या मेसो लेवल है? वो क्या है? मेसो लेवल है। तो ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मेसो लेवल इसलिए कहते हैं कि ये माइक्रो और मैक्रो दोनों का एक साथ अध्ययन करते हैं, वो दोनों को मिलाते हैं। ड्यूअलिटी इनकी विशेषता है, इनकी एंथनी गिडेंस की, ये थीम है इनकी। आगे है 71 नंबर। कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो संघर्ष सिद्धांत दिया है कार्ल मार्क्स ने। तो कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, डेरोन होप, ये संघर्ष से जुड़े हुए हैं। कार्यात्मक फंक्शनल से कौन से जुड़े हैं? मेलोवंस्की, मर्टन, पार्सन्स। चक्रीय से कौन से जुड़े हुए हैं? विल्फ्रेड प्रेटो, सेरोकिन और टाइनबी। और विकासवादी से कौन से जुड़े हुए हैं? उद्विकास से कौन जुड़े हुए हैं? हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खाइम और अपने अगस्ट कामटे। आगे है समाज में कानूनी संस्थाओं का कार्य क्या है? तो कानून का क्या कार्य है? कानून का कार्य है कि प्रतिमान रक्षण, पैटर्न, यानी समाज के जो रीति रिवाज है, प्रतिमान है, उनको रख रखाव उनका किया जाए। प्रश्न नंबर 73 है कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत
साक्षात्कार का गठन करता है। तो डाटा होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। जब हम व्यक्तिगत साक्षात्कार करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा बोलते हैं। और सेकेंडरी डाटा कौन से होते हैं, जो हम किताबों से उठाते हैं या किसी और के रिसर्च को उठाते हैं। तो काफ़ी सारे लिंक हैं, मैं शायद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, तो वहाँ सारी के सारी आपको मिल जाएंगे। और मैं ये तो नहीं दावा नहीं करूँगा कि जो मैं बना रहा हूँ वीडियोज़ उनमें मिल जाएंगे आपको 100%, लेकिन 80-90% जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ उन्हीं में से ये प्रश्न आ रहे हैं। निम्नलिखित में से एक अवलोकन आधुनिकीकरण को बंधुता से औपचारिकत्व के मध्य का संक्रमण काल के रूप में मानता है। ऐसा किसने के द्वारा हम इसका आइडिया लगा सकते हैं कि एक अवलोकन आधुनिकीकरण को बंधुता का मतलब यहाँ से क्या है, जो भाईचारा है। अब भाईचारे से हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, औपचारिक की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम क्या है, अनौपचारिक से औपचारिक की ओर बढ़ रहे हैं कि मध्य का संक्रमण काल के रूप में मानता है। ये किस बदलाव को दर्शाता है, यह किस बदलाव को दर्शाता है, तो ये व्यक्तिवाद से समुदाय को दर्शाता है। आगे है प्रश्न नंबर 75। डेटा संग्रह के तरीकों में से एक क्षेत्र या डेटा संग्रह का संदर्भ देता है। तो डेटा जो हम इकट्ठे करते हैं, जो टेक्निक है, तो कौन सा एक संदर्भ देता है, तो कौन सा है वो संदर्भ देगा, वो ऐतिहासिक विधि, तुलना विधि, अनुभवजन्य और वैज्ञानिक। तो क्या हो जाएगा, अनुभवजन्य। यानी डेटा हम इकट्ठा करेंगे तो संदर्भ को मैं अंग्रेजी में क्या कहूँगा अभी मुझे याद नहीं आ रहा, कि ऐतिहासिक विधि में हम वर्तमान में अध्ययन नहीं कर सकते, तुलनात्मक में हम कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा अनुभव काम आए, वैज्ञानिक विधि में नहीं आता, अनुभवजन्य होता है। वो डेटा संग्रह के संदर्भ को देता है, पहचान प्रदान उसको करता है। आगे है भारतीय सामाजिक नैतिकता के मौलिक सिद्धांत के अनुसार दुनिया में हर व्यक्ति का धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करना होता है। इस मौलिक सिद्धांत को क्या कहते हैं, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, संयुक्त रूप से हम इसको क्या कहते हैं, पुरुषार्थ कहते हैं। कितने प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा था ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, तो हम क्या कहते हैं, इसको आश्रम कहते, क्या कहते हैं, आश्रम व्यवस्था कहते। बेटिल के अनुसार सोशल एंथ्रोपोलॉजी में गहन क्षेत्र कार्य के लिए उच्च मानकों को इनके द्वारा पहले रखा गया था। तो देखो, गहन क्षेत्रीय कार्य यानी सामुदायिक अवलोकन गहन क्षेत्रीय कार्य। तो अगर वर्ल्ड लेवल की बात आएगी ना, तो किन का नाम आएगा, मेलोवंस्की का आएगा। और अगर भारत की बात आएगी तो नंबर किन का आएगा, एम.एन. श्रीनिवास का आएगा। तो भारत में क्षेत्रीय कार्य करने की शुरुआत किसने की थी, एम.एन. श्रीनिवास ने दी, और वर्ल्ड लेवल पर मेलोवंस्की ने दी। कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिसंरचना में जो सुपरस्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, देखो, निजी संपत्ति, उत्पादन रीति, कच्चा माल, ये क्या है, अधोसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। और सुपरस्ट्रक्चर में क्या आती है, विचारधारा आती है। और कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों की सुपरस्ट्रक्चर को प्रभावित करती है। यानी जो बुनियादी संरचना है वो लोगों की अधिसंरचना को प्रभावित करते हैं। जैसे ही उत्पादन का जो तरीका है, उत्पादन रीति में बदलाव आएगा, लोगों की विचारधारा में परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि धर्म क्या है, अफीम है। धर्म क्या है, अफीम की बात होती है, वो लोगों को समझने नहीं देती है। तो कार्ल मार्क्स का भी मैंने अच्छा सा वीडियोज़ बना रखा है, और सबसे ज़्यादा मेरा कार्ल मार्क्स का ही वीडियोज़ अभी प्रचलन में है। आगे है, कौन सी पत्रिका है, जनरल है, जो अभी भारत में प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। तो देखो, 2 को तो हम जानते हैं। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन 1952 में शुरू हुआ था। एक इकोनॉमिक एवं पॉलिटिकल वीकली कब स्टार्ट हुआ था ये तो पता नहीं, लेकिन इसकी एक पत्रिका आती रहती है नियमित रूप से। तो सोशल एक्शन और करंट सोशियोलॉजी में मुझे पता नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, करंट सोशियोलॉजी है। आगे है, निम्नलिखित में से किस पर समाज के जैविक सिद्धांत द्वारा जोर दिया जाता है, किस पर जैविक सिद्धांत पे जोर दिया जाता है। तो जैविक सिद्धांत क्या कहता है कि समाज एक जैविक की तरह है, एक जीवित जीव की तरह है। और ऐसा किसने कहा था,
ऐसा हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। किसने कहा? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा। निम्न में से क्या हासिल हुई सामाजिक स्थिति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? हासिल हुई यानी अर्जित परिस्थिति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो लिंग पे अपना जोर नहीं है, जाति पे अपना जोर नहीं है, कुल यानी जिस कुल में अपना या जिस प्रजाति में अपना जन्म होता है, रेस, उस पे हमारा जोर नहीं है। हमारा जोर क्या है? हम लिंग नहीं बदल सकते, जाति नहीं बदल सकते, अपना कुल यानी प्रजाति नहीं बदल सकते, हम वर्ग बदल सकते हैं। और जो बदला जा सके, जो प्राप्त किया जा सके, उसे कहते हैं अर्जित परिस्थिति यानी हासिल की हुई परिस्थिति। तो देखोगे तो आप पूरे पेपर को जब देख रहे हो ना, तो कुछ प्रश्न तो बहुत मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन आप ओवरऑल देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप अगर थोड़ा सा डीपली पढ़ लोगे ना तो 60% तो श्योर आ जाएंगे आपके, श्योर। कोई माइकल रोकने वाला नहीं है। बस आपको तो क्या है, इन 50 दिनों में पूरी मेहनत करनी है, अपना पूरा का पूरा समर्पण हो जाना है। अगर रात को आपको 1 बजे नींद आ गई, खुल गई ना आपकी, तो पढ़ना ही है 2 घंटे। और मैं पिछले 10 दिनों से मेरे दिमाग के अंदर ये वीडियोस चल रहा है कि आज कौन सा वीडियो बनाना है, आज कौन सा वीडियोस बनाना है, तो मैं आराम से सो नहीं पा रहा हूँ। तो 50 दिन के लिए आप भी आराम से मत सोइए। आपके खाते पीते घूमते फिरते कहीं भी जाओ, कैसे भी कुछ भी करो, आपके दिमाग में ये पेपर, ये क्वेश्चन चलते रहने चाहिए। और जिस दिन आपके ये आ गया ना एटीट्यूड कि साली दुनिया कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे ये पेपर निकालना ही निकालना है, तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। निम्न में से कौन सी शोध अभिकल्पना, देखो रिसर्च डिजाइन, अंग्रेजी में एक ही है रिसर्च डिजाइन, हिंदी में इसको कभी शोध कल्पना कह दिया, कभी शोध प्रारूप कह दिया, कभी शोध रूपरेखा कह दिया। तो हमें अंग्रेजी शब्दावली को पकड़ना है, तो प्रकार नहीं है। तो रिसर्च डिजाइन है वो कितने प्रकार की होती है? वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक और प्रायोगिक। सामग्री विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस रिसर्च डिजाइन नहीं है। आगे है, कौन सी मात्रात्मक सामाजिक शोध से संबंधित नहीं है? मात्रात्मक, ये 2 प्रकार के होते हैं, गुणात्मक और एक मात्रात्मक। गुणात्मक में क्या होता है? गुण देखे जाते हैं, मात्रा में मात्रा देखी जाती है। तो अनुभववाद क्या है? अनुभववाद या आरंभ या निश्चयात्मकता या हेरमेन्यूटिक्स। तो इसमें देखना पड़ेगा, बड़ा काफ़ी मुश्किल प्रश्न है। और मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी भी रिसर्च मेथडोलॉजी में आता है, तो इसको मैं गहराई से समझूँ। आंसर 1 इसका सही है, और इसके बारे में मुझे नहीं 1% भी आइडिया नहीं है। हो सकता है ये मैं तो इसका सही आंसर करता अनुभववाद, क्योंकि अनुभववाद क्या है? गुणात्मक है, ना कि मात्रात्मक है। आगे है, कौन सी उपयोग की करने योग्य परिकल्पना की विशेषता नहीं है? तो कौन सी है वो उपयोग की जाने वाली परिकल्पना की विशेषता नहीं है? अवधारणात्मक स्पष्टता, विशिष्टता, सैद्धांतिक अभिन्यास की कमी, अनुभवजन्य स्थापनशीलता। तो कमी की बात की जा रही है, सैद्धांतिक अभिन्यास की कमी। तो ये क्या है? परिकल्पना की विशेषता नहीं है, हाइपोथेसिस की विशेषता नहीं है। बाकी सारी हाइपोथेसिस विशिष्ट होती है, एक्सपीरियंस के बेस पे आती है, यानी अनुभवजन्य होती है। अवधारणात्मक उसमें स्पष्ट होनी चाहिए, ये विशेषता होती है। आगे है, कौन सी जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? ये तो आप कर ही लोगे, आराम से कर लोगे। भाषानुगत व्यवसाय होता है, अनुक्रम होता है यानी हायरार्की होती है इसके अंदर। ग्रामीण सहगोत्र विवाह नहीं होते, द्विगोत्र विवाह होते हैं। सहजाति विवाह होते हैं, लेकिन एक गोत्र में विवाह नहीं होते हैं। भोजन पे प्रतिबंध होता है। आगे है, अंतर्निहित कार्यों की व्याख्या के लिए R.K. मर्टन ने बारिश को बढ़ावा देने के लिए वैदिक नृत्य का एक उदाहरण दिया। इन्होंने किस जनजातीय समूह का उल्लेख किया? तो इन्होंने क्या बोल दिया ये तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन प्रश्न है कि इन्होंने किस जनजातीय समुदाय का अध्ययन किया? तो होपी अमेरिकन का अध्ययन है वो किसने किया है? R.K. मर्टन ने किया है। दैनिक जीवन में अंतरपरक चेतना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है?
अंतरपरक चेतना का। फिर वही फेनोमेनोलॉजिस्ट, परिघटना अवलोकन शास्त्री है। इसका सही आंसर होगा गणचिन्हवाद यानी टोटमवाद। क्या है? एक आत्मा शक्तियों देवता के साथ नहीं, आत्मा एवं शक्ति के साथ निहित वस्तु। तो टोटमवाद एक वस्तु होगी जिसको पवित्र माना जाता है। तो ये दुर्खिम की अवधारणा है। तो 3 आंसर इसका सही होगा। आगे है सामाजिक सत्रीकरण के जीव वैज्ञानिक आधार के विषय में बहस में हस्तक्षेप करते हुए एक विद्वान ने कहा कि केवल वहाँ नहीं है कहने के लिए प्रकृति में, वे मनुष्य के रूप में विभिन्न समाजों में विभिन्न ऐतिहासिक युगों में परिभाषित किए गए हैं। यह इस तरह का तर्क किसने दिया? ये देखो हिंदी अनुवाद इनका इतना गड़बड़ किया हुआ है, कोई अंत नहीं है, पराकाष्ठा है। तो ये आंद्रे बितेई का किया हुआ है। आगे है 90 नंबर प्रश्न। लुई बिर्थ ने 3 लक्षणों में के में शहरीकरण को परिभाषित किया, उनकी सूची में क्या नहीं है? तो शहरीकरण जो दिया था उन्होंने, वैसे तो बिर्थ ने क्या कहा था? जीवन शैली का नाम दिया था, उसको क्या बोला था? नगरवाद। क्या बोला था? नगरवाद उनको कहा था। गतिशीलता, घनत्व, विविधता, आकार, तो इसमें उन्होंने विविधता को शामिल नहीं किया है। गतिशीलता, घनत्व और आकार को इन्होंने शामिल किया है। आगे है वह सिद्धांत जो लोगों को सूत्रधार प्रबंध धारणा के रूप में दुनिया को प्रस्तुत करता है। स्टेज, अब देखो हिंदी में इसका कुछ अर्थ भी नहीं निकलता है। क्या कहेंगे सूत्रधार प्रबंध? आज पहली बार ये पढ़ रहा हूँ मैं। क्या है? ऊपर क्या है अंग्रेजी में? क्या है? स्टेज मैनेजर। तो स्टेज की अभिनय शास्त्र की बात है, वो गोफमैन ने की थी, और अंग्रेजी इसको पढ़ेंगे तो स्टेज मैनेजर समझ में आता है, लेकिन सूत्रधार प्रबंध समझ में नहीं आ रहा है। तो ये स्टेज की बात की जा रही है, नाट्य शास्त्र की बात की जा रही है, ये गोफमैन की बात की जा रही है। प्रश्न नंबर 92 है। एंथोनी गिडेंस ने पूर्व औद्योगिक के अनुसार पूर्व औद्योगिक के साथ साथ आधारभूत आंकड़ों की अवधि में समाजशास्त्र के उपेक्षित प्रवर्तक थे। 14वीं शताब्दी में एक प्रमुख विद्वान जिसने सामूहिक भावना एवं एकजुटता की अवधारणा का चिंतन किया है, तो वो कौन थे? तो गिडेंस के अनुसार वो थे इब्न खल्दून। कौन थे? इब्न खल्दून। ये भी काफ़ी मुश्किल प्रश्न था। अब तो प्रश्न आंसर आपने को पता है तब थोड़ा सा इजी लगता है, बाकी काफ़ी मुश्किल प्रश्न भी पूछे गए हैं बीच बीच में। धारणा की मुख्य धारा का हिस्सा बनने के लिए जनजातीय लोगों को अपनी विशेषताओं को बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो ये क्या कहलाता है? तो जनजातियों के विकास के लिए 2 बातें की जाती है। एक राष्ट्रीय उपवन की नीति, जो कि एल्विन ने कहा था कि उनको अपनी विशेषता बनाए रखने के लिए पृथक कर दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार से संरक्षित करते हैं ना, बाघ अभ्यारण्य बना दिया, इसी प्रकार से जाति अभ्यारण्य बना देना चाहिए। लेकिन मुख्य धारा का हिस्सा बनने के लिए लोगों की अपनी विशेषता को बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो वो क्या है? एकीकरण, यानी अन्य लोगों के साथ, मुख्य धारा के लोगों के साथ उनका एकीकरण किया जाए। अगर पृथकतावाद को अपनाएंगे तो वे लोग हमेशा पिछड़े रहेंगे, वो मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा एकीकरण। आगे है 94, सामाजिक बदलाव का उदाहरण नहीं माना जाएगा आधुनिकीकरण, नौकरशाहीकरण और ई प्रौद्योगिकी का अपनाया जाना। तो ये सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं। फैशन में बदलाव को सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण नहीं माना जाएगा इनके अपेक्षाकृत। विचारधारा कि समाज की वास्तविक स्थिति से स्वयं और अन्य लोगों दोनों के लिए समझना कठिन है, इसलिए इसे स्थिर कहते हैं। इसलिए यूटोपियन विचारधाराएं समाज की संरचना में पूर्ण बदलाव की पैरवी करता है। यह कथन किनका है? तो ये कथन तो हम शायद नहीं पढ़ा होगा आप किसी ने, लेकिन यहाँ एक शब्द आ गया यूटोपियन। क्या शब्द आया है? यूटोपियन विचारधारा, आइडियोलॉजी। तो यूटोपियन आइडियोलॉजी की अवधारणा किसने दी थी? कार्ल मैनहेम ने दी थी। कार्ल मैनहेम ने दी थी। जिसने यूटोपियन आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ा है वो इसको सही कर सकता है।
पासिंग ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक कौन है? तो ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, डेविड लर्नर द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी के लेखक हैं। 97 है, एक सकारात्मक तिर्यक वितरण में मोड का मान है। अब देखो हर बार ये हिंदी अनुवाद कर रहे हैं तो मामला गड़बड़ कर देते हैं। तो ये क्या है कि एक सकारात्मक तिर्यक वितरण में मोड का मान है। इन ए पॉजिटिवली स्केल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वैल्यू ऑफ मोड इज मैक्सिमम, क्या होगा? मैक्सिमम नहीं है, सॉरी, न्यूनतम है। क्या है? न्यूनतम है, मिनिमम है। तो ये मेरे समझ में अभी आया नहीं है, इसको समझने का मैं प्रयास करूँगा। रिसर्च वाले क्वेश्चन हैं वो काफ़ी जटिल हैं, उनके लिए हमें विशेष मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो शब्दावली है उससे हम अभी पूर्णतः फ्रेंडली नहीं हुए हैं। इनकी जो शब्दावली है वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इनकी जो शब्दावली है वो ज़्यादातर अंग्रेजी में है। तो इनको समझना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन असंभव नहीं है। कोशिश करेंगे तो ये सब कुछ सीख लेंगे। कुछ यहाँ कुछ विशेषताएं दी गई है। विकल्पों में उपयुक्त समूह ज्ञात करना है कि निश्चित स्थलाकृति, उभयनिष्ठ भाषा, रकत संबंध का बंधन, अंतःविवाही। तो ये किसकी विशेषता है? तो ये देखो, निश्चित भूभाग, एक समान भाषा, आपस में रकत संबंधी, अंतर्विवाही। तो ये किसकी विशेषता है? देखो, जाति की नहीं है, क्योंकि जाति का निश्चित कोई भौगोलिक भूभाग नहीं होता है, और जाति की भाषा भी एक नहीं होगी। हाँ, रकत संबंध का उनमें बंधन हो सकता है, वंश भी यही लागू होती है, सहगोत्रता पे भी यही बात होती है। लेकिन जब इन्होंने बोल दिया निश्चित स्थलाकृति, तो क्या हो जाएगा? जनजाति। तो देखो, जनजातियों से प्रश्न बहुत कम पूछे गए हैं। जनजातियों से प्रश्न बहुत कम पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न किससे पूछे गए हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट, रिसर्च मेथडोलॉजी और जो थिंकर्स हैं उन पे। तो आपको इन तीनों पे विशेष ध्यान देना है। एक सिद्धांत जिसमें सभी गतिविधियों को पूर्ण रूप से समाज से सकारात्मक रूप से जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? उसे सार्वभौमिक क्रियाशीलता कहेंगे, यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म। आगे है सांस्कृतिक अंतराल, कल्चरल लेग। तो ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। 1922 के अंदर ऑगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में कल्चरल लेग, सांस्कृतिक पिछड़ापन का एग्जाम्पल दिया था। तो इसमें क्या कहा था उन्होंने कि जो गैर भौतिक संस्कृति है उनमें परिवर्तन है वो तेजी से होते हैं, या फिर दो सामग्री एवं साथ ही गैर भौतिक संस्कृति एक साथ परिवर्तित होती है। तो ये नहीं होगा। 3 है, गैर भौतिक संस्कृति की तुलना में भौतिक संस्कृति में तेजी से परिवर्तन आते हैं। तो कल्चरल लेग है वो सही। इसका आंसर क्या होगा कि गैर भौतिक संस्कृति की तुलना में भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तेजी से आते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम सांस्कृतिक पिछड़ापन कहते हैं। तो ये हमारा पेपर हुआ। अब की बार 120 प्रश्न आएंगे। अब की बार तो 100 प्रश्न आए हैं, तो 120 प्रश्न है वो MP पेट में आएंगे। और इसके लिए मैं काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ कि 50 दिनों के अंदर आपको MP पेट का पूरा सिलेबस है वो YouTube के माध्यम से करवा सकूं, और इसलिए मैं मेहनत भी कर रहा हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपको इन 50 दिनों में MP पेट का जो भी सिलेबस है वो पूर्ण करवा दूंगा। और 60% आपको चाहिए। अगर आपने अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझ लिया तो आप आसानी से 60% ले आएंगे। और इसके लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हल करने पड़ेंगे। पढ़ने के साथ साथ जब तक आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हल नहीं करेंगे तब आपको परेशानी आएगी ही आएगी। अगर किसी के पास MP टेट के पुराने पेपर पड़े हैं तो प्लीज़ मुझे सेंड कर दें, ताकि